गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग पुनः अपना संकल्प के चैनल पर द्विघात समीकरण पढ़ने के लिए उपस्थित हैं। हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 4.2 और इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो बच्चों इसका जो प्रश्न है वह आप पीछे उदाहरण में जाके देखेंगे कि उदाहरण 1 में आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं और उन 2 प्रश्नों को हल भी किया गया है। तो प्रश्न को हल करके कहां तक लाया गया है तो वहां देखेंगे कि आपको केवल द्विघात समीकरण निकाल के दिखाया गया है। तो द्विघात समीकरण जो निकाल के दिखाया गया है तो आप जब जाएंगे तो वहां देखते हैं कि लास्ट में 2k1 में आपको आंसर दिया हुआ है x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। उसी तरह इसके सेकेंड जो क्वेश्चन है उसके लास्ट में उसका समीकरण हल करके और आपको द्विघात समीकरण लाया है x² माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। तो आपको क्या करना है कि यह जो आपका निकल के द्विघात समीकरण आया है इसको आपको हल करना है। यानी कि यह पिछले चैप्टर में हम लोग केवल द्विघात समीकरण निकालना सीखे थे। इस चैप्टर में आपको उसको हल करके मूल निकालना है यानी हल करना है। तो हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। आप लोग को पिछले जो क्लास में हम लोगों ने बताया था हमने कि आपको पहले इसमें मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका फैक्टर निकालना है और फैक्टर में से ऐसे फैक्टर को चुनना है जिसको जोड़ने या घटाने पर मध्य पद प्राप्त हो। इसलिए इस प्रक्रिया को आज यहां हम नहीं दिखला रहे हैं, आप लोग खुद ये काम करके देखिएगा। तो आप यहां देखते हैं कि जो समीकरण है इसमें 324 का जब फैक्टर करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें 9 और 36 प्राप्त होगा। तो 9 और 36 जो आता है इसको जोड़ने पर आपको 45 प्राप्त होता है। इसलिए 9x और 36x हम लोग इसको जो है मध्य पद को तोड़ के लिखे हैं। जब -9x और -36x जब इसको मध्य पद को तोड़ के लिखा गया तो फिर इस दोनों पद में से x कॉमन होगा तो x -9 और फिर यहां से 36 कॉमन हो जाएगा तो यहां x -9 प्राप्त होगा। देखिए द्विघात समीकरण या गुणनखंड के लिए यह जरूरी है कि यह दोनों फैक्टर आपको समान आने चाहिए। ये दोनों फैक्टर समान जब आएगा तो इन दोनों में से फिर इसको एक कॉमन निकालेंगे और जो बचेगा वह दूसरा फैक्टर होता है। तो इसमें एक बार x -9 बराबर 0 और एक बार x -36 बराबर 0। तो इस प्रकार इससे x बराबर 9 प्राप्त होगा और यहाँ x बराबर 36 प्राप्त होगा। यानी इस द्विघात समीकरण का हल 9 और 36 आपको प्राप्त हुआ। उसी प्रकार दूसरा समीकरण आप देखते हैं, इसमें फिर आप 750 यहां पर 1 है, इसका जब फैक्टर्स निकालेंगे तो इसमें आपको 25 गुना 30 भी प्राप्त होगा। 25 में 30 से गुणा करेंगे तो 750 आता है और फिर इन दोनों को देखते हैं कि जोड़ने पर आपको 55 प्राप्त हो जाता है। तो फिर इसमें से जब मध्य पद को तोड़ दिया तो x कॉमन लिया x -25, फिर यहां -30 कॉमन लिया तो x -25 प्राप्त होता है। x -25 फिर कॉमन निकला, शेष बचा x -30 और इससे आपको x बराबर 25 और x बराबर 30 प्राप्त होता है। इस प्रकार इसका हल आपको प्राप्त हुआ। तो बच्चों अब इसका जो क्वेश्चन है यह क्वेश्चन नंबर आपका 3 पर आते हैं। हाँ, ये आपका हो गया 2 हो गया, यह हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है कि 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182। तो आपको दिया गया है कि 2 संख्याओं का योग 27 है। तब आप कैसे मानेंगे? तो आप मानेंगे कि पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या आपको क्या प्राप्त होगा 27 माइनस x। तो बच्चों आप इसको ऐसे समझे कि यदि टोटल 50 रुपया आपको 2 भाई बहन है और उसमें से आपको दिया गया तो आपको मान लिया जाए कि आपने उसका एक भाग निकाल लिया, मान लिया कि 20 रुपया आपने रख लिया, तो दूसरे भाई को आपको क्या मिलेगा? दूसरे को हिस्सा मिलेगा 50 माइनस 20 यानी कि 30 हिस्सा मिलेगा। तो जब भी आप योग आपको दिया रहे और आप उसका एक भाग x मानेंगे तो दूसरा भाग क्या होगा? टोटल में से पहला भाग घटाने पर दूसरा भाग आपको प्राप्त होगा, यानी दूसरा संख्या होगा दूसरी संख्या 27 माइनस x। फिर आपको प्रश्न में क्या कहता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है, यानी x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर 182। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 27x माइनस x² बराबर 182 और फिर यह माइनस में चूंकि x² है इसलिए इसको
दूसरे साइड में ले जाएंगे ताकि वह प्लस हो। कोशिश करते हैं हम कि एक्स स्क्वायर जो है उसका जो पद है वह पॉजिटिव रखने का हम कोशिश करते हैं। तो इसको हम दूसरे साइड में ले जाके पॉजिटिव बना लेंगे। तो 27x भी उस साइड जाएगा तो माइनस 27x, और 182 पहले से यहां पर है इसलिए प्लस में ही रहेगा। तो फिर आप 182 का फैक्टर निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं, और उसमें 13 गुने 14 आता है आपको। 13 14 जब आएगा जैसे ही, तो आप देखते हैं कि 13 प्लस 14 मिलकर हमारा 27 बन जा रहा है। इसलिए 27 को हम माइनस 13x और माइनस 14x के रूप में तोड़ देंगे, और फिर इन दोनों में से x कॉमन निकालते हैं तो x माइनस 13, और फिर माइनस 14 कॉमन निकालते हैं तो x माइनस 13 आपको प्राप्त होता है। फिर दोनों में x माइनस 13 है तो आपका x माइनस 13 कॉमन, और x माइनस 14 आपका शेष हुआ। तो यहां पर दो फैक्टर है, बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो एक बार x का मान 13 और एक बार x का मान 14 प्राप्त होगा। तो जब आपको x का वैल्यू प्राप्त हो जाता है तो उसको प्रश्न में रखते हैं। तो जब पहली संख्या आप 13 मानेंगे तो दूसरी संख्या आपको 27 माइनस 13 यानी 14 प्राप्त होता है, और जब x का वैल्यू 14 लेंगे तो यहां पर पहली संख्या 14 यदि आप मानते हैं तो दूसरी संख्या 27 माइनस 14 बराबर 13 प्राप्त होता है। अर्थात आपका जो दोनों संख्या है वह 13 और 14 है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन है 4 नंबर की, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो बच्चों आप जानते हैं कि क्रमागत का मतलब लगातार, तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को हम x तथा x प्लस 1 मानेंगे। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है। तो प्रश्न से आपको दिया गया है कि उनके वर्गों का योग 365 है। तो इसको स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे बराबर 365। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर हमने तोड़ा है, और इसके बाद x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, और यहाँ 2x और 365 इस साइड आएगा तो माइनस 365 प्लस 1 यानी कि माइनस 364। इनमें दो कॉमन है, दो कॉमन निकाला और दो को 0 के बटा में ले जाएंगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 होता है। 182 का जो फैक्टर्स है उसमें 14 गुना 13 भी होता है, और आपको प्लस x लाना हो तो लिखेंगे प्लस 14x माइनस 13x। और जब यह जो मध्य पद का फैक्टराइज हो जाता है तो फिर आप x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 14, और यहां माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14। तो आपको x प्लस 14 कॉमन हुआ और यहां बचा x माइनस 13। इससे आपको x बराबर 13 प्राप्त होगा, और इस फैक्टर से x बराबर माइनस 14 प्राप्त होगा। तो x आपका क्या था? धनात्मक पूर्णांक था, और आपको x का वैल्यू जब निगेटिव आएगा तो आप इसको घेर के लिख दीजिएगा अमान्य, यानी इसको वैल्यू को हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपको x का वैल्यू आया 13, और आपको धनात्मक पूर्णांक क्या था? x तथा x प्लस 1 था। तो आपको क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 और 13 प्लस 1 यानी कि 14 प्राप्त होता है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो जब ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तो हम समकोण त्रिभुज का आधार मानेंगे x, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा? 7 कम, यानी x माइनस 7 सेंटीमीटर। साथ ही प्रश्न में दिया गया है कि इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय जो है, उस पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के, और इसमें सारे चीज का वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि ऊंचाई यानी लंब के जगह पर x माइनस 7 और आधार के जगह पर x और कर्ण के जगह पर 13, और सबका स्क्वायर करते हैं तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पर टूटा, यहां पर प्लस x स्क्वायर और 13 का स्क्वायर 169। तो आपको यहाँ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x, और ये इस साइड आएगा तो माइनस 169 प्लस 49 मिलके होगा माइनस 120, और फिर यहां पर दो आपका कॉमन निकल जाता है तो बचा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, और दो 0 के बटा में जाके आपका फिर 0 हो जाता है। अब यह जो मध्य पद 7 आता है तो 60 के फैक्टर में आपको मिलेगा 12 गुना 5 या 5 गुना 12। तो आपको माइनस 7 लाने के लिए ज्यादा आपको माइनस में चाहिए तो माइनस 12, आप प्लस 5 इसको फैक्टराइज करेंगे, और x कॉमन लेने से आपको मिलता है x माइनस 12, फिर 5 कॉमन लेने से मिलता है x माइनस 12। तो आपका फैक्टर्स हुआ x माइनस 12
और x प्लस 5। तो बच्चों इससे आपका x का वैल्यू जो प्लस वाला है यह जब 0 के बराबर होगा तो x बराबर -5 प्राप्त होगा और यहां से आपको x बराबर 12 प्राप्त होगा। तो x क्या था आपको? समकोण त्रिभुज का आधार था। तो बच्चों किसी भी चीज की जो लंबाई होती है वह लंबाई कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है। आधार, लंबाई, कर्ण ये सब निगेटिव नहीं हो सकता। यानी x का जो वैल्यू माइनस में आया है वह अनएक्सेप्टेबल है यानी अमान्य है। तो आपको आधार आपका जो होगा वह 12 सेंटीमीटर होगा और ऊंचाई जो होगा वह 12 में से 7 घटाने पर आपको 5 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन के कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो माना कि निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर x, मतलब उस दिन टोटल x बर्तन बनाया गया और प्रश्न में कह रहा है कि उस दिन जितने निर्माण किए गए बर्तन उसकी संख्या के दुगने से 3 अधिक क्या थी? प्रत्येक नग की निर्माण लागत थी। नग मतलब हुआ प्रत्येक यूनिट, मतलब एक बर्तन का जो है कॉस्ट लगता है निर्माण में वह है उसके दुगने से, बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक। तो दुगना का मतलब 2x और 3 अधिक यानी +3। तो इस प्रकार प्रश्न में यह दिया गया है कि उस दिन का कुल निर्माण लागत 90 रुपया था। तो कुल निर्माण लागत कैसे निकलेगा? तो उस दिन कितने बर्तन बने और एक बर्तन का निर्माण लागत कितना था। तो बर्तनों की संख्या गुने एक बर्तन का निर्माण लागत में जब हम गुना कर रहे हैं तो कुल निर्माण लागत 90 के बराबर हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² + 3x और इस साइड आएगा तो -90 = 0। तो आपका यहां पर 90 और 2 को मल्टीप्लाई करना है, 180 हुआ और 180 के सारे फैक्टर्स में देखना है कि किसको जोड़ने घटाने पर आपको 3 प्राप्त होता है। तो वहां पर आपको 12 × 15 आपको फैक्टर आएगा। तो आप देखेंगे कि 15 में से 12 घटाने पर आपको 3 प्राप्त हो जाता है। तो हम 3 को लिखेंगे 15x - 12x और इस प्रकार जो आप इसको तोड़ देंगे तो यहां पर कॉमन निकलेगा x, तो यहां पर बचेगा 2x + 15, यहां पर -6 कॉमन निकलेगा तो फिर 2x + 15 और यहां पर 2x + 15 दोनों में से कॉमन और दूसरा फैक्टर x - 6 = 0। तो एक बार 2x + 15 = 0 और दूसरी बार x - 6 = 0। इससे आएगा आपको 2x = -15 यानी x = -15/2 और यहां आपको प्राप्त होगा x = 6। तो x क्या था? बर्तनों की संख्या थी। तो बर्तन की संख्या 1 2 3 4 कोई भी धनात्मक पूर्णांक होगा। तो एक तो यह ऋणात्मक है और दूसरा भिन्न में है। तो बर्तन की संख्या तो जो भिन्न में या ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए इसको हम अमान्य कर देंगे। तो x का जो वैल्यू एक्सेप्टेबल है वह है 6, यानी कि निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर 6 और प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर 2 × 6 + 3 यानी 12 + 3 = 15 रुपया। तो बच्चों इसी के साथ यह एक्सरसाइज यहीं समाप्त होता है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे देखते रहें। धन्यवाद।